नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज इस बुलेटिन में बात होगी लोकसभा और विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस में बड़े बदलाव की, विपक्षी एकजुटता से डरी बीजेपी की। बात करेंगे पहलवानों के मुद्दे पर अंतरराष्ट्रीय रेफरी की गवाही से मुश्किल में फंसे बृजभूषण की, मणिपुर के मुद्दे पर सामने आए बीजेपी के झूठ की। साथ ही जानेंगे शरद पवार को क्यों दी गई जान से मारने की धमकी। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी जेजेपी के तल्ख तेवरों से संकट में आई बीजेपी सरकार की। इसके साथ ही और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एलएसी पर चीन के निर्माण पर मोदी सरकार को घेरा, कहा चीन से रणनीति के तहत निपटने की जरूरत। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोले लालू ने आडवाणी का रथ रोका था, नीतीश भी मोदी का विजय रथ रोकेंगे। अमरनाथ यात्रा को लेकर दिल्ली में अमित शाह की बड़ी बैठक, एलजी मनोज सिन्हा और आईबी चीफ रहे मौजूद। 1 जुलाई से 31 अगस्त तक होगी यात्रा। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 223 अंकों की गिरावट के साथ 62,626 पर हुआ बंद। निफ्टी 71 अंक लुढ़ककर 18,563 पर हुआ बंद। ये तो थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। कर्नाटक में मिली जीत ने कांग्रेस और कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया है। ऐसे में अब कांग्रेस 2024 की तैयारियों में जुटी है। कांग्रेस सबसे पहले संगठनात्मक फेरबदल की योजना पर काम कर रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस आलाकमान राजस्थान, महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और झारखंड में जल्द नए अध्यक्ष का ऐलान कर सकता है। इसके अलावा कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को भी कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। देश में अगले साल लोकसभा चुनाव यानी कि सत्ता के लिए फाइनल मुकाबला होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होगा, जिसे सेमीफाइनल मुकाबला माना जा रहा है। इन 5 राज्यों में मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना शामिल है। लोकसभा चुनाव के लिहाज से ये सभी राज्य अहम हैं, इसलिए इन राज्यों को लेकर कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जहां एक तरफ संगठनात्मक फेरबदल की योजना है, तो वहीं प्रियंका गांधी को भी बड़ी जिम्मेदारी देने की पूरी तैयारी हो चुकी है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस राजस्थान, महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और झारखंड में जल्द नए अध्यक्ष का ऐलान कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक पूरे सांगठनिक फेरबदल की प्रक्रिया अगले 1 से 3 हफ्ते में पूरी कर ली जाएगी। इसी के साथ ही उड़ीसा, हरियाणा और बिहार में कांग्रेस जल्द नए प्रभारी नियुक्त करेगी। इसके साथ ही महाराष्ट्र और तमिलनाडु में भी प्रभारी बदले जाएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पास इन पदों के लिए उम्मीदवारों के नाम पहुंच चुके हैं। दरअसल इन दोनों राज्यों के मौजूदा प्रभारी दिनेश गुंडू राव और एच.के. पाटिल को हाल ही में कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार में मंत्री बनाया गया है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि राजस्थान में भी जल्द नए अध्यक्ष के नाम पर मोहर लग सकती है, क्योंकि राज्य में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच मनमुटाव खुलकर सामने आ गया है। इसे खत्म करने के लिए पार्टी नए चेहरे को जिम्मेदारी दे सकती है। पार्टी में बदलाव के साथ साथ प्रियंका गांधी के कंधों पर कांग्रेस नई जिम्मेदारियां डाल सकती है। दरअसल हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में प्रियंका गांधी ने चुनाव प्रचार का नेतृत्व किया था। दोनों ही राज्यों में कांग्रेस को जीत मिली। माना जा रहा है कि प्रियंका गांधी जल्द ही बड़ी भूमिका में नजर आ सकती हैं। अब 2024 के चुनावी शे और मात के खेल को जीतने के लिए कांग्रेस लगातार प्रियंका के नाम पर चर्चा कर रही है। अब देखना होगा कि पार्टी उन्हें किस भूमिका में मैदान में उतारती है। अपने विजय अभियान को धार देने के लिए कांग्रेस एक्शन में है। इधर बीजेपी भी 2024 को लेकर एक्शन में है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के विजयी रथ को रोकने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में विपक्षी दलों को एकजुट करने की तैयारी चल रही है। 23 जून को पटना में विपक्षी दलों की एक बड़ी बैठक होने वाली है, जिसके जवाब में बीजेपी ने भी प्लान बी पर काम करना शुरू कर दिया है। तो क्या है बीजेपी का प्लान बी, देखते हैं ये रिपोर्ट। पटना में विपक्षी दलों की बैठक की नई तारीख आ चुकी है। 23 जून को करीब 1.5 दर्जन विपक्षी दल बिहार और सीएम नीतीश कुमार के बुलावे पर एकजुट हो रहे हैं। साफ संकेत मिल रहे हैं कि 2024 में बीजेपी का सामना मजबूत विपक्षी गठबंधन से होना है। इस बीच आरएसएस ने भी बीजेपी को सख्त चेतावनी दी है कि पीएम मोदी के नाम पर बीजेपी को कुछ वोट मिल सकता है, लेकिन चुनाव नहीं जीत सकती। चुनाव जीतने के लिए राज्यों में मजबूत नेतृत्व की जरूरत है, जो इस समय बीजेपी में दिखाई नहीं दे रहा है। इस साल के आखिर में जिन 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, वहां से जो रिपोर्ट सामने आ रही है, वो बीजेपी की चिंता अलग बढ़ा रही है। संकेत मिल रहे हैं कि 5 में से किसी भी राज्य में बीजेपी सत्ता के करीब नहीं दिख रही है। ऐसे में बीजेपी हाईकमान अब सहयोगियों की तलाश में जुट गया है, जिनके सहारे 2024 का चुनाव जीता जा सके। पार्टी को अपने पुराने मित्रों की याद आ रही है।
जिन दलों को कमजोर करने की कोशिश बीजेपी ने की, उनसे ही अब गठबंधन की तैयारी हो रही है। टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू से गृह मंत्री अमित शाह मिल चुके हैं। कहा जा रहा है कि नायडू ने कुछ शर्तें रखी हैं, जिन पर पेच फंस गया है। आंध्र की तरह पंजाब में भी बीजेपी की हालत खराब बताई जा रही है, जिसके बाद पार्टी एक बार फिर अकाली दल से दोस्ती की कोशिश में जुट गई है। कर्नाटक में जेडीएस, तमिलनाडु में एआईएडीएमके को साधने की कोशिशें अब बीजेपी ने तेज कर दी हैं। यूपी और बिहार में छोटे छोटे दलों को साथ लाने के लिए मनाया जा रहा है। साफ है कि विपक्ष की मजबूत और पीएम मोदी की लोकप्रियता में आई कमी के बाद बीजेपी भी ये मान चुकी है कि 2024 में मजबूत सहयोगी नहीं मिले तो सत्ता हाथ से फिसल जाएगी। विपक्षी बैठक से बीजेपी बैकफुट पर है तो पहलवानों के आंदोलन से बृजभूषण भी बैकफुट पर है। बीजेपी सांसद और कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उनके खिलाफ गवाह भी सामने आ रहे हैं तो पुलिस भी सबूत जुटाने में जुटी है, क्योंकि चार्जशीट फाइल करने का समय भी करीब आ चुका है। यौन उत्पीड़न के आरोपों में घिरे कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह की मुसीबत और बढ़ सकती है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पहले ही साफ कर चुके हैं कि 15 जून तक पुलिस बृजभूषण के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश कर देगी। तो चार्जशीट को मजबूत बनाने के लिए पुलिस ने सबूतों की तलाश तेज कर दी है। आपको बता दें कि विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया के नेतृत्व में तमाम पहलवान बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। इसी बीच इंटरनेशनल रेसलिंग रेफरी जगबीर सिंह ने बृजभूषण के खिलाफ बड़ा खुलासा किया है। अपने बयान में उन्होंने कहा कि एक इवेंट में बृजभूषण पहलवानों को छू रहे थे। महिला पहलवान असहज नजर आ रही थी, उसने बृजभूषण को धक्का भी दिया था। ऐसा लगता है कि उस दिन कुछ तो गलत हुआ। इसके अलावा दिल्ली पुलिस को दिए गए बयान में 2010 की कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट अनीता ने भी पहलवानों के दावों की पुष्टि की है। अनीता ने कहा कि महिला पहलवान ने बताया था कि बृजभूषण ने उसे कमरे में बुलाकर जबरन गले लगाया। वो पहलवान मेरे आगे रो पड़ी थी। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने 7 महिला पहलवानों की शिकायत पर बृजभूषण के खिलाफ केस दर्ज किया है। पहलवान भले ही बृजभूषण की गिरफ्तारी पर अड़े हों, लेकिन ये अब दिल्ली पुलिस की चार्जशीट पर निर्भर करेगा कि बृजभूषण की गिरफ्तारी हो पाएगी या नहीं। पहलवानों के मुद्दे पर बीजेपी सांसद मुसीबत में हैं, तो मणिपुर में भी बीजेपी की मुसीबत बढ़ गई है। मणिपुर में 3 मई से शुरू हुआ जातीय संघर्ष अब तक थमा नहीं है। राज्य के हालात भी जस के तस बने हुए हैं। वहीं इस बीच सीएम बीरेंद्र सिंह का दावा झूठा साबित होता दिख रहा है। तो क्या कहा था बीरेंद्र सिंह ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। मणिपुर के हालात ने बीजेपी की मुश्किलों में इजाफा कर दिया है। राज्य में भड़के जातीय संघर्ष में अब तक 100 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, वहीं सैकड़ों लोग घायल हैं। मणिपुर के अपने 4 दिन के दौरे के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने भी राज्य में जल्द हालात सामान्य होने का दावा किया था, लेकिन इन दावों की पोल उस वक्त खुल गई जब अमित शाह दौरे से वापस लौटे और उसके अगले ही दिन राज्य में टकराव की घटनाएं सामने आनी शुरू हो गई। और अब सीएम बीरेंद्र सिंह का भी एक बड़ा दावा झूठ साबित हो गया है। सीएम ने 28 मई को दावा किया था कि पुलिस के साथ टकराव में 40 विद्रोहियों की जान गई है। ये विद्रोही कौन थे, कहां से आए? अब इसकी छानबीन हुई तो पता चला कि सीएम बीरेंद्र सिंह जिन 40 विद्रोहियों की जान जाने का दावा कर रहे हैं, उसकी जानकारी पुलिस को भी नहीं है। यहां तक कि टकराव किस जगह हुआ, पुलिस अधिकारियों को इसकी भी जानकारी नहीं है। जिनकी जान गई उन लोगों के परिवारों में कोई विद्रोही नहीं था, न ही उसका कोई कनेक्शन था। पड़ताल में ये फैक्ट भी सामने आया कि 3 मई को शुरू हुए टकराव में जिन लोगों की जान गई उसमें ज्यादातर कुकी समुदाय के लोग थे। इधर राज्य में कुकी लोगों का मानना है कि स्टेट पुलिस मैतेई समुदाय का समर्थन कर रही है, क्योंकि इम्फाल में मैतेई का दबदबा है। सीएम से लेकर मंत्री तक सब मैतेई हैं। कुकी कम्युनिटी के डीजीपी थे, उन्हें हटा दिया गया। वहीं मैतेई समुदाय का मानना है कि आबादी में कम होने के बावजूद 90% जमीन पर कुकी लोगों का कब्जा है। कुकी का म्यांमार से सीधा कनेक्शन है, वहां से विद्रोही इनके सपोर्ट के लिए आते हैं। असम राइफल्स को अपने बाहरी ऑपरेशंस में कुकी की जरूरत होती है, इसलिए वो कुकी को सपोर्ट कर रहे हैं। मणिपुर में बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है, तो महाराष्ट्र में भी बवाल मचा हुआ है। पहले से ही बीजेपी विधायक की शरद पवार पर की गई टिप्पणी से एनसीपी में गुस्सा दिख रहा था, तो अब पवार की जान लेने की धमकी भी आ गई है, जिसके बाद एनसीपी ने शिंदे सरकार को घेर लिया है। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार को जान से मारने की धमकी मिली है। इस बात की जानकारी खुद शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने दी है। सुप्रिया सुले ने बताया कि शरद पवार को ये धमकी व्हाट्सएप पर दी गई है। इस मामले में सुप्रिया सुले ने मुंबई पुलिस कमिश्नर से मुलाकात कर शिकायत दर्ज कराई है। आपको बता दें, व्हाट्सएप पर मिली धमकी में कहा गया है कि शरद पवार तुम्हारा हाल दाभोलकर जैसा होगा।
वहीं सुप्रिया सुले ने कहा कि अगर मेरे पिता शरद पवार को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचता है तो इसका जिम्मेदार गृह मंत्रालय होगा। महाराष्ट्र में गृह मंत्रालय डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के पास है और सुले के बयान से पूरी सरकार में हलचल मच गई है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूल समिति के अध्यक्ष नरेंद्र दाभोलकर की 20 अगस्त 2013 को पुणे में सुबह की सैर के समय अज्ञात लोगों ने जान ले ली थी और अब उसी तरह की धमकी शरद पवार को दी गई है, जिसके बाद साबरमती सांसद सुप्रिया सुले ने मुंबई के पुलिस कमिश्नर से मुलाकात करने के बाद कहा कि इस तरह की घटिया राजनीति बंद होनी चाहिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस इस मामले में सख्त एक्शन लें। वहीं इस मामले में पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एनसीपी प्रमुख को मिली धमकी के बारे में बताया गया है। हम इसे देख रहे हैं और हमने जांच शुरू कर दी है। अधिकारी ने कहा कि एनसीपी ने शिकायत दर्ज कराने के लिए प्रतिनिधि भेजे थे। पुलिस इस संबंध में दक्षिण क्षेत्र साइबर में एफआईआर दर्ज कर रही है। इस मामले पर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र की राजनीति की एक उच्च परंपरा रही है। हालांकि राजनीतिक स्तर पर मतभेद हैं, मगर विचारों में मतभेद नहीं है। बीजेपी मुश्किलों में है, मुश्किल में तो शिवराज सरकार भी है। मध्य प्रदेश में अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले ही तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी कमर कस ली है। कांग्रेस को पूरा भरोसा है कि इस बार एमपी की जनता उसे सत्ता की चाबी सौंपने वाली है। तो ऐसा क्या कह गए कमलनाथ, जिससे बीजेपी में मच गई है खलबली? देखते हैं ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश का सियासी तापमान इस वक्त काफी बढ़ा हुआ है। इस साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस अपनी जीत पक्की मान रही है। इस बात के संकेत कांग्रेस नेता कमलनाथ के बयान से साफ नजर आ रहे हैं। खंडवा में हरसूद पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सीएम शिवराज सिंह पर निशाना साधा। कमलनाथ ने शिवराज सिंह को झूठ की मशीन बताते हुए कहा कि शिवराज सिंह जिनकी झूठ की मशीन चलती है और अब तो ये डबल स्पीड से चल रही है, क्योंकि उनके आखिरी 5 महीने बचे हैं। ये सोच रहे हैं कि जो घोषणा कर रहे हैं इससे इनके पाप धुल जाएंगे, लेकिन इनके पाप का घड़ा भर चुका है। बीजेपी नेता और सब अधिकारी सुन ले, कल के बाद परसों भी आता है। किसने जुर्म किया है, किसे ठिकाने लगाना है, वो समझ लें। अब कमलनाथ 2018 का मॉडल नहीं है, कमलनाथ 2030 का मॉडल है। कमलनाथ यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि आज मध्य प्रदेश लूट का प्रदेश बन गया है, अपराध में नंबर 1 प्रदेश बन गया है। एमपी आज घोटालों का प्रदेश बना है, यहाँ भ्रष्टाचार की राजनीति हो रही है। कमलनाथ ने एक बार फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, 15 साल बाद प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन सौदा कर लिया और सरकार बना ली। मैं भी मुख्यमंत्री था, मैं सौदा कर सकता था, विधायकों ने मुझसे बात की थी, लेकिन मैं मध्य प्रदेश की पहचान सौदे से नहीं करना चाहता था। आज हमारे लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। 5 महीने और है, याद रखें, कल के बाद परसों भी आता है। कमलनाथ के इन बयानों से साफ है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आ रही है और कमलनाथ ने 10 सालों के लिए एमपी की सत्ता पर वापसी का प्लान तैयार कर लिया है। और बुलेटिन के आखिर में बात संकट में आई हरियाणा सरकार की। बीजेपी नए सहयोगियों की तलाश कर रही है, लेकिन उसके जो पुराने सहयोगी हैं वो ही उसका साथ छोड़ते दिख रहे हैं। पिछले 4 साल में बीजेपी के आधा दर्जन सहयोगी उसका साथ छोड़ चुके हैं और अब इस सूची में एक और नाम जुड़ने वाला है, जिसके बाद बीजेपी की सरकार संकट में फंस गई है। हरियाणा में बीजेपी गठबंधन सरकार संकट में फंस गई है। राज्य में बीजेपी सरकार में गठबंधन सहयोगी जेजेपी और बीजेपी के नेताओं के बीच बयानबाजी तेज हो चुकी है। दोनों पार्टियों के नेता एक दूसरे के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं। राज्य में बीजेपी बहुमत से दूर है, ऐसे में सरकार बचाने की कोशिश शुरू हो गई है। दरअसल विवाद की शुरुआत राज्य के सीएम मनोहर लाल खट्टर के बयान से शुरू हुई। उन्होंने कहा कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, जेजेपी की नहीं, वो सरकार में सिर्फ सहयोगी है। इसके बाद बीजेपी हरियाणा के प्रभारी बिप्लब देव ने दुष्यंत चौटाला की विधानसभा सीट उचाना से बीजेपी उम्मीदवार के रूप में प्रेमलता के नाम का ऐलान कर दिया। दुष्यंत चौटाला ने आपत्ति की तो बिप्लब देव ने यहाँ तक कह दिया कि जेजेपी ने समर्थन देकर एहसान नहीं किया है, बदले में उन्हें मंत्री पद मिला है। इसके बाद से ही जेजेपी की ओर से बयान आने लगे कि पार्टी लोकसभा की 10 और विधानसभा की 90 सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार है। सरकार पर बढ़ते संकट के बीच अब बीजेपी ने निर्दलीय विधायकों को साधना शुरू कर दिया है। दरअसल हरियाणा के 90 सदस्यों वाली विधानसभा में इस समय बीजेपी के 41, कांग्रेस के 30, जेजेपी के 10 विधायकों के अलावा निर्दलीय और अन्य की संख्या 9 है। बीजेपी बहुमत से 5 सीट दूर है। ऐसे में अगर जेजेपी समर्थन वापस लेती है, जिसकी संभावनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, तो खट्टर सरकार गिर सकती है। सरकार पर संकट टालने के लिए बिप्लब देव ने दिल्ली में हरियाणा के 4 विधायकों के साथ मीटिंग की है। ये मीटिंग बता रही है कि हरियाणा में खट्टर सरकार मुश्किल में फंस गई है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही।